आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अतीत, यानी कि गुजरा हुआ पल, कि हमारे प्राचीन में क्या हुआ था, वो लोग कैसे रहते थे, क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे कोई किसी युद्ध को ही ले ले तो युद्ध क्या क्या, क्या हुआ था, युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि हमारा अतीत, तो अगर लोग बसे तो कैसे बसे, कहाँ बसे, कब बसे, या कोई काम हुआ तो क्या काम हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, यही है। तो यहाँ पे एक बस हमें समझने के लिए एक स्टोरी दिया हुआ है कि रशीदा नाम की एक लड़की रहती है जो सुबह में बैठकर अखबार पढ़ते रहती है, और अचानक उसे अखबार पढ़ते हुए, हम लोग ऐसा होता है ना, जैसे हेडिंग दिया हुआ होता है, हेडलाइंस दिया हुआ होता है, और उस हेडलाइंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी हेडलाइंस में लिखा हुआ था 100 साल पहले, और उस 100 साल पहले हेडलाइंस को रशीदा ने पढ़ लिया, और फिर इसके दिमाग में आया 100 साल पहले क्या हुआ होगा, या फिर क्या हुआ था, और वो सोचने लगी। तो अब हम ये भी सोचने वाली बात है कि 100 साल पहले आखिर क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, विकास कैसे हुआ, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। कैसे पता लगाएं, यानी कि अतीत के बारे में हम कैसे पता लगाएं। आप जैसे कि कल क्या हुआ तो आप उसको रेडियो सुन सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, पेपर में पढ़ सकते हैं। और पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी भी ऐसे इंसान से पूछ सकते हैं जिसे याद हो कि पिछले साल क्या हुआ था, कुछ ऐसा खास चीज़ जिसे आपको जानना है, तो आप उस चीज़ को जान सकते हैं किसी ऐसे इंसान से जिसे वो याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये जानना थोड़ा मुश्किल है। इसे हम कैसे जान सकते हैं? इतिहास को पढ़ के, जो किताबें लिखी हुई हैं उन उन किताबों को पढ़ के। अब है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। हम आखेट बोलते हैं शिकारियों का, जो जानवरों का जो शिकार करते हैं उसे कहते हैं आखेट, शिकारियों को कहते हैं आखेट। पशुपालकों, यानी कि जो जानवरों को पालते हैं, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। मतलब ये किस तरह से रहते थे। पशुपालक है तो वो किस तरह के पशुओं को पालते थे, अपने पशुओं को क्या खिलाते थे, उनसे फिर वो किस तरह से लाभ उठाते थे, इन सब चीज़ों को हम जान सकते हैं। वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक किस तरह से चीज़ों को खोजते थे, या वैज्ञानिक है अगर कोई महामारी आ गई तो उस चीज़ से वैज्ञानिक किस तरह से दवाइयाँ बनाते थे, इन सब चीज़ों को हम जान सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। जैसे कि अभी भी हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, तो उसी तरह 100 साल पहले या बहुत साल पहले बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, किस तरह के नाटक देखना पसंद करते थे, कैसे गाने गाते थे, इन सब चीज़ों को हम जान सकते हैं इतिहास में। अब है कि लोग रहते कहाँ थे। अब हमारा शुरुआत होता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो कई वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे, यानी तट बोलते हैं नर्मदा, जैसे कोई नदी है उसके किनारे में, जैसे कोई ये नदी है इसके किनारे में जो गांव बसा हुआ होता है उसे कहते हैं तट। ये हो गया नदी और इसका किनारा हो गया, इसे कहते हैं तट। नर्मदा नदी के तट पर बहुत साल, कई लाख वर्ष पहले से ही लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे,
जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, मतलब कि वहाँ आसपास के जंगलों से परिचित थे कि यहाँ किस तरह के जानवर रहते हैं, किस तरह के फल है और किस तरह के यहाँ पेड़ है, इन सब चीज़ों को जानते थे और कभी-कभी जानवरों का शिकार भी करते थे और उन्हीं सब जंगलों से ही वो खाने के लिए क्या करते थे, फल को लेते थे या कोई ऐसी उत्पादों की चीज़ को संग्रह करते थे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लोग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में यह बन सकता है कि किस जगह पर सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ की फसल को उपजाना शुरू किया? तो नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों ने, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया। वही लोग भेड़ बकरी पालते थे, गाय बैल जैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया और ये लोग गांव में रहते थे। एक गांव बना हुआ था, वहीं रहते थे। ये बात है 8000 साल पहले की। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे, ये कुछ ऐसा क्षेत्र था जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यहाँ जो मानचित्र दिया हुआ है, ये भारत का मानचित्र है। यहीं आपको सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। तो सिंधु नदी ये है और इसकी सहायक नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ इससे आकर जुड़ रही है वो कौन कौन सी है? तो सतलुज है, रावी है, चेनाब नदी है, झेलम है, काबुल नदी है। तो ये सारी नदियाँ क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ये भी आपका सवाल आ सकता है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुआ? आरंभिक नगर फले फूले और गांव और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों में विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो अभी बिहार के नाम से जाना जाता है, उससे पहले मगध के नाम से जानते थे। तो आपका ये भी सवाल आ सकता है कि मगध के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो मगध के नाम से बिहार राज्य जाना जाता था। बिहार राज्य। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध के जो शासक थे, यानी कि जो राजा थे मगध के, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी कभी लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह तो यात्राएं करते ही थे, लेकिन वो क्या करते थे कि खुद यात्रा करते थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि यात्रा में कभी पहाड़ों से, पर्वतों से गुजरना पड़े, कभी पहाड़ियों से, कभी रेगिस्तानी इलाका आ जाता है, कभी नदियों से गुजरना पड़ता है, कभी समुद्रों से। तो ऐसे जगहों से जाने पर इन्हें काफ़ी
जोखिम भी उठाना पड़ता था, काफ़ी खतरा भी होता। अब जैसे समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र में कब लहरें उठ जाएंगी, रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में कब रेगिस्तानी रेतीला तूफान आ जाएगा। अब जैसे हिमालय पर्वत है, और अगर हिमालय पर्वत जैसे में चढ़ रहे हैं तो कब उनके सामने खतरा आ जाएगा, इस चीज़ को कोई नहीं जानता। इसलिए उस वक्त क्या होता था, यात्राएं जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो लोग यात्राएं करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी लोग काम की तलाश में, मतलब कि अगर छोटे शहर में रह रहे हैं, यहाँ काम नहीं मिल रहा, तो दूसरे शहर में जाकर काम करते थे। कभी कभी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया, या भूस्खलन हो गया, या फिर सूखा पड़ गया, तो इन सब कारणों से भी लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते हैं, हर धर्म का अपना अपना धार्मिक गुरु होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि शिक्षा देने के लिए, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए लोगों को, और शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो इस वजह से भी यात्राएं होती थी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोगों को जानना था कि नया स्थान कैसा है, या वहाँ किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। बहुत से लोगों में ये उत्साह होती है, बहुत से लोगों में उत्साह होती है कि रोचक स्थानों को जानें, उन्हें खोजें, और इस वजह से भी यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, और इन्हीं सब वजह से क्या हुआ, लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मानते अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, फिर अगर हम मुंबई में जाके रहने लगेंगे तो हम मुंबई के लोगों से मिलेंगे, वहाँ किस तरह से रहते हैं लोग, क्या खाते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, हम उसे सीखेंगे। मानते हैं कि ये तो हमारा राज्य हो गया। अगर हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, अगर हम एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो मानते हैं अभी हम भारत में हैं, तो भारत में हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा बोली जाती, किस तरह का खाना खाया जाता है। लेकिन अगर हम भारत से यात्रा करके अरब जा रहे हैं, या टर्की जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें यहाँ की भाषाएं सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ लोग किस तरह का भोजन करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए मिलेगा। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहले के दौर में तो समझ में आ गया लोग यात्राएं क्यों करते थे, लेकिन आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। अब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारा कल का टॉपिक होगा देश के नाम, कि पहले के दौर में देश के नाम किस तरह से होते थे और अब बदल के वो देश के नाम क्या हो गए हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं,
और हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने जान लिया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक